तो आज हम लोग तो अपनी पिनाक सीरीज का एक नया चैप्टर चालू करना है जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर मतलब जो माइक्रोब्स हैं वो क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिखते हैं, नीचे का इससे विजिबल नहीं रहते। तो हम लोग जो 12th के बाकी पहले के चैप्टर पढ़ते हैं जूलॉजी में, एक पढ़ते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि माइक्रोब्स क्या हानि पहुंचाते हैं हमें या हमें क्या डिजीज कॉज करते हैं। पर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि माइक्रोब जो है वो हमारा कैसे फायदा करते हैं, उन वो हमारी जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पहले माइक्रोब शब्द को समझ लेते हैं। माइक्रोब शब्द शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, हाँ कि ना। यस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का शॉर्ट फॉर्म है या एक छोटा सा नाम है बोल सकते हो। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो विजिबल है ओनली इन माइक्रोस्कोप, मतलब अंडर माइक्रोस्कोप के ही विजिबल हैं, बिना माइक्रोस्कोप के इन्हें देखा नहीं जा सकता। तो ओनली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। तो ये विजिबल किधर है, ओनली माइक्रोस्कोप के अंदर, हाँ कि ना। वरना नेकेड आई से इन्हें देखा नहीं जा सकता, इसीलिए तो इनका नाम माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म पड़ा है। इसीलिए तो इनका नाम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म पड़ा है, हाँ कि ना। यस सर, ठीक है। और ये जो है क्या माइक्रो जो है वो क्या सिर्फ कुछ ही जगह पाए जाते हैं या हर जगह पाए जाते हैं? अगर सर आप देखो तो माइक्रोब जो हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, चाहे कुछ भी ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, चाहे कुछ भी ले लो। जैसे आपका फोन ले लिए तो फोन के कवर में पा जाएंगे, फोन के कैमरे के ऊपर बैठे हुए पा जाएंगे, आपका हाथ जो अभी आप रखे हुए हो टेबल ऊपर उसमें पा जाएंगे, अपनी कॉपी रखे हुए हो जिसमें लिख ले उसमें पा जाएंगे, जिस जगह लिख ले वहां वो प्रेजेंट है वो। तो ये जो माइक्रोब्स हैं ये ओमनी प्रेजेंट है। ये क्या है, ओमनी प्रेजेंट है मतलब हर जगह प्रेजेंट है। ये क्या है, ओमनी प्रेजेंट है मतलब हर जगह प्रेजेंट है संसार में। इस धरती में ऐसी कोई सी भी जगह नहीं जहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं। ये तो ऐसी ऐसी जगह प्रेजेंट है जहाँ पे बाकी कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट नहीं है, हाँ कि ना। ये सर कैसे सर, मतलब डीप सी हाइड्रोथर्मल में जो फोटोटॉप पे बैक्टीरिया प्रेजेंट, यानी जो कीमोटॉप पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो बैक्टीरिया भी तो माइक्रोस्कोपिक है। या बोल सकते हो कि हॉट स्प्रिंग में जो बैक्टीरिया पाई जा रही है जहाँ पे कोई और कॉम्प्लेक्स लिविंग सर्वाइव नहीं कर पाती कुछ देर से ज्यादा, वहां पे भी पाई जा रही है बैक्टीरिया। जो स्नो है वहां पे भी पाई जा रही है बैक्टीरिया, अंटार्कटिका के उसमें बर्फ में कैद पाई जा रही है बैक्टीरिया। तो जहाँ पे बैक्टीरिया से नहीं बाकी चीजें भी, बाकी बाकी ऑर्गेनिज्म भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी पाए जाते हैं अलग अलग हार्श एनवायरनमेंट में, हाँ कि ना। मतलब जहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म का जीना मुश्किल हो जाता है वहां पे माइक्रोब्स जो है वो जी जाते हैं, वो जी जाते हैं। तो इनमें कौन कौन आता है, इसमें बैक्टीरिया आता है। कौन आता है इसमें, बैक्टीरिया आता है। और कौन आता है, बैक्टीरिया क्या हो गया, यूनिसेल्यूलर यूकेरियोट यानी प्रोकैरियोट। अब इसके बाद आ जाएगा यूनिसेल्यूलर यूकेरियोट जो होता है प्रोटिस्टा, जो होता है प्रोटिस्टा। यह बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट, और प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेल्यूलर यूकेरियोट। ठीक है। फिर कौन आ जाएगा, क्या फंजाई भी यूनिसेल्यूलर होते हैं, एक ईस्ट होता है फंजाई यूनिसेल्यूलर, और कुछ मल्टी सेल्यूलर फंजाई रहते हैं पर वो बहुत छोटे रहते हैं इसीलिए वो माइक्रोब्स के अंदर ही दिखते हैं। ठीक है, तो ये फंजाई हो गया, ये फंजाई हो गया, हाँ कि ना। ठीक है। फिर कौन आता है, फिर आते हैं जैसे वायरस हो गए, वायलॉइड हो गए, प्लायॉन्स हो गए। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं काउंट किए जाते पर हैं तो माइक्रोब, किस कभी ना कभी तो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं ना एक लिविंग सेल के अंदर जाने पे। तो वाइलॉइड हो गए, प्लायॉन्स हो गए, वायरस हो गया, और कौन आ सकता है, वायरस हो गया, कौन आ सकता है, वायरस हो गया। फिर लाइकेन हो सकता है, फिर लाइकेन हो सकता है। सर पर लाइकेन तो दिख जाता है दीवार में जमा हुआ या पेड़ की छाल में जमा हुआ,
अरे वो लाइकेन की कॉलोनी दिखती है। जैसे बैक्टीरिया भी आप पैथिले देश में उगाओगे, जैसे पैथिले देश में उगाओगे तो क्या बैक्टीरिया की कॉलोनी नहीं दिखेगी? दिखेगी सर। पर क्या आपको ये बैक्टीरिया दिखेगा, उसमें से आप काट पीट अलग कर पाओगे बैक्टीरिया? नहीं सर, उसमें आपको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना पड़ेगा। तो वैसे ही लाइकेन की आपको कॉलोनी दिख सकती है, पर आप तो उसके अंदर जाके माइक्रोस्कोप के अंदर ही आपको देखना पड़ेगा। हाँ कि ना? ये सर। फिर लाइकेन के बाद और कौन आ सकता है? माइकोलाइजा आ सकता है। माइकोलाइजा भी आपको सिर्फ ऐसा पेड़ में उसकी कॉलोनी दिख सकती है, पेड़ की लोस में। पर अगर सिंगल सेल को देखना है तो आपको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रोस्कोप का मतलब ये नहीं होता कि वो विजिबल अंदर माइक्रोस्कोप है तो उनकी कॉलोनी की बात चल रही है, नहीं, एक सिंगल सेल की बात चल रही है। जैसे अगर मैं बैक्टीरिया की कॉलोनी की बात करूँ तो बैक्टीरिया की कॉलोनी भी पैथिडेस में विजिबल रहती है, पर बैक्टीरिया की एक सेल क्या विजिबल रहेगा? नहीं सर। क्या बैक्टीरिया का सिर्फ एक सेल विजिबल रहेगा? तो मेरा आंसर होगा नहीं सर। तो वैसी प्रोटिस्टा फंजाई भी है जो है, उसकी भी कॉलोनी विजिबल रहती है नेकेड आई से, पर क्या एक सेल विजिबल रहता है? नहीं सर। ठीक है। तो वो जो है तीन मल्टी अलग अलग कॉलोनी जो है वो विजिबल रहना, और जो सेल है वो सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर विजिबल रहना, उन्हें हम माइक्रोब्स बोल सकते हैं। उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? माइक्रोब्स बोल सकते हैं। उन्हें हम माइक्रोब्स बोल सकते हैं। तो इनका हैबिटेट क्या है? इनका हैबिटेट क्या है? मतलब ये कहाँ रहते हैं? कुछ ऐसा हैबिटेट है क्या जहाँ पे ये हम लोग बोल सकते थे यार यहाँ पे तो माइक्रोब्स रहेंगे? तो मैंने अभी बोला थी ये ओमनी प्रेजेंट है, मतलब ये हर जगह प्रेजेंट है। कलिब कलिब ये कलिब कलिब हर जगह प्रेजेंट है। ये कलिब कलिब हर जगह प्रेजेंट है। तो कुछ हैबिटेट लिख लें, इनके कुछ हैबिटेट लिख लेते हैं। ठीक है। जैसे हैबिटेट ले सकते, डीप ओशन, डीप ओशन में पाए जाते हैं, बहुत गहरे समुद्र में पाए जाते हैं, बहुत ही गहरे जहाँ पे ह्यूमंस नहीं पहुंच पाए वहां पे भी ये पाए जा सकते हैं। हाँ कि ना? डीप ओशन में पाए जा सकते हैं, हाई माउंटेन्स में पाए जा सकते हैं। और डीप ओशन जो है, क्या वो नहीं बताते थे बहुत ज्यादा प्लेसर नहीं रहता, वाटर कॉलम था ये सर। और हाई प्लेसर जो है, ये नहीं, हाई प्लेसर बोल रहा हूँ यार, डीप ओशन से चलते। डीप ओशन में क्या रहता है? हाई प्रेशर, मतलब बॉडी को उतना प्रेशर सस्टेन करना पड़ता है, फिर उतार देते हैं। डीप ओशन के बाद क्या आता है? हाई माउंटेन्स बोल सकते हो, जहाँ पे वो O2 बहुत कम अवेलेबल रहता है या बहुत ही उसका पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, तो वहां पे कई बार एनएरोबिक कंडीशन में भी सर्वाइव करना पड़ता है। मतलब वो हार्श क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर जा रहे हैं। मतलब जो हमारे बैक्टीरिया हैं या जो हमारे माइक्रोब्स हैं वो हार्श क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर जा रहे हैं, जैसे डीप ओशन, हाई माउंटेन। हाँ कि ना? यस सर। तो वो हार्श क्लाइमेट, यानी जहाँ पे लिविंग और कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने में दिक्कत हो वहां पे भी प्रेजेंट हो जा रहे हैं। ये फिर या तो वो कि वाटर में पाए जा सकते हैं, एयर में पाए जा सकते हैं। हाँ कि ना? वाटर प्लस एयर प्लस ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी पाए जा सकते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। जैसे जो लाइकेन है वो पेड़ों की छाल में जमा रहता है, में पाया जा सकता है। बैक्टीरिया आपके उसमें पाए जा सकते हैं, हाथ में। जो आपके सिर में लूसी होती है वो फंजाई के कारण होती है, तो वो फंजाई आपके सिर में पाई जा रही है। तो ये प्रेजेंट हो सकते हैं ऑन दी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं। हाँ कि ना? ये सर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रेजेंट होना मतलब जैसे प्लांट हो गए उनमें प्रेजेंट है, जैसे प्लांट हो गए उनमें प्रेजेंट है। हाँ कि ना? या एनिमल हो गया उनमें प्रेजेंट है, या एनिमल हो गया उनमें प्रेजेंट है। हाँ कि ना? जैसे हम लोग बोलते हैं कि गली के कुत्ते या बोलते हैं कि गाय का गला सहलाने से गाय को बड़ा आनंद आता है, पर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? साबुन से हाथ धो लेते। तो आज पहले गाय को बहुत नहलाते थे लोग, आजकल गाय को नहलाते नहीं है, ऐसी खुला छोड़ दे रहे हैं। तो जब गाय को नहलाते नहीं है तो उसके शरीर में बहुत से पैथोजन एथोजन जमा हो जाते हैं उसके बाल में। तो क्या होता है?
बता देते हैं उससे तो वो हमें बीमार ना कर दे, तो गाय का अभी भी गला सहलाते हैं लोग। पर क्या करते, फिर उसके बाद अपना साबुन से हाथ धो लेते हैं। तो इससे गाय की भी सेवा हो गई और आपका वो भी हो गया, मतलब कि आप गाय की सेवा भी कर लिए, गाय भी खुश, और आपके मन का आप तो सहलाना था वो भी सहला लिए, हाँ कि ना। ये सर, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर कैसे प्रेजेंट लेते हैं, क्या फ्री में प्रेजेंट लेंगे, नहीं उनसे न्यूट्रिशन डिराइव कर लेंगे, करते लेंगे, तो ऐसा पहला साइड प्रेजेंट लेंगे, ऐसा पहला साइड प्रेजेंट रहेंगे, ऐसा पहला साइड प्रेजेंट लेंगे। मतलब सर जो हमारे हाथ में अभी बैक्टीरिया बैक्टीरिया या माइक्रोब्स हैं, क्या वो पहला साइड के रूप में प्रेजेंट है, वैसा नहीं। जो आपकी बॉडी पे ही प्रेजेंट होगा, मतलब जो जिसका सर्वाइवल आपके ऊपर डिपेंडेंट होगा, आपकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होने से डिपेंडेंट होगा, वो पहला साइट कहलाएगा। जैसे सिल की जो लूसी है, सिल की जो लूसी है, वो डेंडलप जो है, लूसी जिसे बोलते हैं हिंदी में, उसमें जो फंजाई है वो आपकी बॉडी में क्या कर रहा है, सेल की जो वो है बता देते हैं, जो आपके हेड में हेयर्स है, उसकी जो नीचे की नीचे जो स्किन से जिस जो सा भाग जुड़ा हुआ है, वहां पे ऑयल सिक्रीट होता है, ताकि जो हेयर में अगर कोई जोल टोल्ट आए या अचानक से झटका आए तो हेयर टूटे नहीं एक बार में, और स्मूथ रहे या कोई वो ना चिपके, क्या डस्ट डस्ट ना चिपके, वो खराब करेगी आपकी हेयर। तो नेचुरली बॉडी ऑयल सिक्रीट करती है, तो वो फंजाई क्या करता है, उस ऑयल को खा के बता देते हैं एक्सक्रीटिवेट डिपॉजिट कर देता है लेयर में हमारी स्किन के ऊपर। उसके कारण क्या होता है, डैंड्रफ हो जाता है, उसके कारण हमारी स्किन डेड होने लगती है, उसके कारण हमारी स्किन डेड होने लगती है, तो हमें डैंड्रफ हो जाता है। तो क्या ये एक पहला साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है, हाँ, तो ये न्यूट्रिशन हमारी बॉडी से ले रहा है, ये न्यूट्रिशन हमारी बॉडी से ले रहा है। या तो फिर ये एस सिम्बायोन प्रेजेंट हो सकते हैं, पहला साइड नहीं तो ऐसा सिम्बायोन। सिम्बायोंट में क्या होता है, पहला साइड में क्या हो रहा था, जो सेल में लूसी है जिस फंजाई के कारण, और ये क्या वो फंजाई सिर्फ अपना फायदा देख रहा है, हमारा तो नुकसान करवा दे रहा है, हमारा तो नुकसान करवा दे रहा है। पर सिम्बायोन में क्या होता है, ये सिम्बायोन क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिम्बायोसिस शो करते हैं। और सिम्बायोसिस मतलब म्यूचुअल बेनिफिट होना, मतलब अगर दो ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं तो दोनों को फायदा होना चाहिए, दोनों को फायदा होना चाहिए। ये हम लोग ने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में म्यूचुअलिज्म में पढ़ चुका है, हाँ कि ना। यस सर, तो ऐसे सिम्बायोन प्रेजेंट हो सकते हैं जैसे लाइकेन एल्गी और फंजाई का रहता है, हाँ कि ना। यस सर, ठीक है। और माइकोलाइजा एंड माइकोलाइजा, माइकोलाइजा, माइकोलाइजा भी सिम्बायोसिस है, हाँ कि ना। यस सर, ठीक है। तो अब समझ में आया, वापस से एक बार समझ लेती, माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, जो किसके अंदर देखे जा सकते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर देखे जा सकते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर देखे जा सकते हैं। ये क्या लेते हैं, ओमनी प्रेजेंट लेते हैं, मतलब नियरली ऑल धरती पे इस संसार में हर जगह प्रेजेंट है। अब इनमें कौन कौन आ सकते हैं, इनमें बैक्टीरिया आ सकते हैं जो होते हैं यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट, प्रोटिस्टा आ सकते हैं जो होते हैं यूनिसेल्यूलर यूकेरियोट, फंजाई आ सकते हैं, वाइलॉइड आ सकते हैं, प्रायोन्स आ सकते हैं, वायरस आ सकते हैं, लाइकेन आ सकते हैं, माइकोलाइजा आ सकते हैं, हाँ कि ना, हाँ कि ना। फिर अगर मैं इनके हैबिटेट की बात करूँ तो ये सभी जगह प्रेजेंट है, तो उनमें से कुछ हैबिटेट का नाम ले लिए, जैसे डीप सी हो गया, हाई माउंटेन हो गया, एयर वाटर हो गया, या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर पहला साइट के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, हाँ कि ना। अभी डीप सी और हाई माउंटेन से लोग ये पता लगा सकते हैं कि ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी जी रहे हैं, हाँ कि ना। दूसरा, ये पहला साइट के फॉर्म में नहीं तो सिम्बायोन के फॉर्म में हो सकते हैं। पहला साइड के फॉर्म में होने से क्या होता है, सिर्फ इन्हें फायदा होला रहता है, जिनके साथ ये प्रेजेंट लेते हैं उन्हें फायदा नहीं होला रहता। पर सिम्बायोन में क्या होता है, सिम्बायोसिस म्यूचुअलिज्म जो हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में पढ़ा है, उसमें क्या होता है, दोनों जो ऑर्गेनिज्म वो कर ले इंटेलेक्ट, उन दोनों तो फायदा होला रहता है, हाँ कि ना। ये सर, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं उसके ऊपर, किसके ऊपर, कुछ एक नोट लिखते हैं, कुछ एक नोट लिखते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो देते हैं सर्वाइव कर जाले हार्श क्लाइमेट में भी, जहाँ पे कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पा रहा। तो क्या लिखेंगे, कैन सर्वाइव इन हार्श क्लाइमेट वेयर नो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव, हाँ कि ना, हाँ कि ना। ये सर क्या, वहाँ पे
तो क्या एक्सट्रीम ताते थे हॉट जगह या एक्सट्रीम कोल्ड जगह में, और क्या और कोई लाइफ ऑर्गेनिज्म जी पा रहा है? तो सर मोस्ट प्रोबेबली जी नहीं पाते। और लिव इन ऑर्गेनिज्म, हाँ कि ना, तो वहां पे ये जी जाते हैं। तो कैन सर्वाइव इन हार्श कंडीशन या इन हार्श क्लाइमेट in harsh climate where no other living organism can survive जहाँ कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता। हाँ कि ना? ये सर जैसे हम लोग ने बैक्टीरिया में आर्के बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है, तो आर्के बैक्टीरिया हार्श क्लाइमेट में सरवाइव कर पा रहे हैं। उन्हें थर्मोफाइल्स बोला जाता है, मतलब यानी एक्सट्रीमोफाइल्स, मतलब जिन्हें एक्सट्रीम लविन होते हैं, मतलब कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट चाहिए रहता है, या तो एक्सट्रीम एकदम कोल्ड या एक्सट्रीम हॉट या एक्सट्रीम प्रेशर वाला या एक्सट्रीम जीरो प्रेशर वाला। तो वो जो है हार्श क्लाइमेट में जीने वाले, तो एग्जाम्पल लोग आर्के बैक्टीरिया से ले सकते हैं। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, तो वेयर नो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव, सेंटेंस पूरा कर लेते हैं। वेयर और नो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव, हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे और कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाते, वहां पे भी ये सरवाइव कर जा रहे हैं। ऐसा क्यों सर? तो इनके जो बॉडी स्ट्रक्चर है उनमें ऐसा मॉडिफिकेशन है जो वहां पे इनके जीने के लिए मदद कर दे रहे। दूसरी बात, कि इनका जो बॉडी है उनमें प्रोसेसेस इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है जितने ज्यादा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में रहते हैं। क्योंकि इनकी बॉडी जब हम लोग स्टडी करते हैं तो वो जनरली सिंगल सेल्ड होती है, मल्टी सेल रहती है, पर वो मल्टी सेल होने में भी ये नहीं रहता कि कुछ स्पेशल कलेक्टर्स या स्पेशल टिश्यू ऑर्गन सलीका बना लें। जनरली अगर मल्टी सेल्यूलर भी लेते हैं तो ये सिर्फ सेल के एग्रीगेट्स रहते हैं। क्या लेते हैं? सेल के एग्रीगेट्स लेते हैं, हाँ कि ना? यस सर, बेसिकली सेल के एग्रीगेट्स लेते हैं, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, अब इसमें कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं जहाँ पे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में माइक्रोज ऑर्गेनिज्म को सरवाइव कर पा लें पर कोई और ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाला। तो जैसे हम लोग का जो घर में गीजर होता है, जो गर्म पानी का गीजर होता है, जो गर्म पानी का गीजर होता है, उसमें टेम्परेचर कितना होता होगा? मोर देन बताते हैं। ये जो गीजर है इसमें टेम्परेचर कितना रहता होगा अंदर? वहां पे भी सरवाइव कर जाले, पर इसमें टेम्परेचर कितना रहता होगा? मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। तो खौलता हुआ यानी खौलता हुआ पानी आता है, और खौलता हुआ पानी तो 100 डिग्री सेल्सियस में ही होगा। पहले लीस्ट टेम्परेचर जो चाहिए वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो और वो तो और भपता हुआ एकदम मस्त पानी आता है, तो मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। या बोल सकते हो डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स, या बोल सकते हो हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट्स, हाँ कि ना, जो नेचुरली पाए जाते हैं। वहां पे भी टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस लेता है, हाँ कि ना? यस सर। तो वहां पे भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जी जाते हैं, वहां पे भी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जी जाते हैं। तो वहां पे कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जी पाले हैं उनमें से एक एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल जो है ये हम लोग ने उसमें भी पढ़ा है, किसमें? बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में, पीसीआर के अंदर। थोड़ा सोचो, बायोटेक्नोलॉजी इन प्रिंसिपल एंड प्रोसेस तो हो चुका है, समझ लिए थे। तो अब उसमें जो है पीसीआर के अंदर हम लोग ने पढ़ा है इस बैक्टीरिया के बारे में। तो याद आया नाम? हाँ, इसका नाम क्या है? थर्मस एक्वाइटस। इसका नाम क्या है? अरे, थर्मस एक्वाइटस। क्या नाम है इसका? थर्मस एक्वाइटस। थर्मस एक्वाइटस, हाँ कि ना? इसका नाम क्या है? थर्मस एक्वाइटस। इससे हम लोग क्या लेते थे? टेक पॉलीमरेज लेते थे। ये क्या है? ये बहुत हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर जा रहे हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसमें कुछ प्रोसेसेस होंगी। उन प्रोसेसेस को बोलते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म। कुछ केमिकल रिएक्शंस तो होंगी, तो उन केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या? मेटाबॉलिज्म।
मतलब मेटाबॉलिज्म में कौन सी चीजें लगती है? मेटाबॉलिज्म में ही लगता है हमारा, क्या कहते हैं, एंजाइम और सबसे, यानी क्या कहते हैं, एंजाइम और रिएक्टेंट, जिससे प्रोडक्ट बनता है, हाँ कि ना। तो जो एंजाइम है, क्या वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है? यस सर। कि टेम्परेचर हाई रहता है तो वो डीनेचर हो जाता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो रहता है तो वो डीएक्टिवेट हो जाता है। उसे एक नॉर्मल टेम्परेचर में ही, एक ऑप्टिमल टेम्परेचर में ही वो काम करता है। तो थर्मस एक्वाइटस का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो ये बहुत हाई रहता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहता है, मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसीलिए ये गीजर हॉट थर्मल वेंट्स में सरवाइव कर जाते हैं, तो कि इनका मेटाबॉलिक रिएक्शन आराम से चलता रहता है, कोई परेशानी नहीं आती। दूसरा अगर एग्जांपल लें तो हो सकता है स्नो, जो होता है एक्सट्रीम कोल्ड, लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं। तो स्नो तो जमना चालू होती है 0 डिग्री सेल्सियस में, हाँ कि ना। तो ऐसा तो नहीं थी 0 डिग्री सेल्सियस में ही मेंटेन रहेगी, नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस से कम में मेंटेन रहती है स्नो, हाँ कि ना। तो यहाँ पे कैसे पाए जाते हैं? यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, तो उनके जो एंजाइम है वो बहुत कोल्ड टेम्परेचर में भी चलते रहने चाहिए। तो यहाँ पे जैसे एक क्लामाइडोमोनास पाया जाता है, क्लामाइडोमोनास पाया जाता है, क्लामाइडोमोनास पाया जाता है, क्लामाइडोमोनास पाया जाता है। अब अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हम लोग ने क्लास 11 में पढ़ा है, और प्लांट किंगडम जो हम लोग ने क्लास 11 में पढ़ा है, तो क्लामाइडोमोनास, अगर मैं प्लांट किंगडम वाले चैप्टर के हिसाब से बताऊं, तो बेंथम एंड उकल ने इसे किसके अंदर क्लासीफाई किया था? एल्गी के अंदर क्लासीफाई किया था, यूनिसेल्युलर एल्गी के अंदर। पर जो हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, एलेक्स विटिकर के द्वारा दिया गया हुआ, उसमें क्या करते हैं? उसमें क्लामाइडोमोनास को प्रोटिस्टा के अंदर वो करते, क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। मतलब कौन सा फिर सही है? तो ट्रू क्लासिफिकेशन कौन सा होता है? जो बेंथम एंड हुकर ने किया था, ये एक प्रकार का यूनिसेल्युलर एल्गा ही होता है। असल में क्या हुआ कि जो भी ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग तो ज्यादा नहीं पता था, पहले हम लोग ने उसे प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया, फिर बाद में जब उसके बारे में और पढ़ा गया, फिर जाना गया, तब जाते उसे अलग अलग किंगडम में लेके गया। तो पहले ये भी है ना, एलेक्स विटिकर के द्वारा प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया गया था, पर फिर इसके बारे में और पढ़ा गया और क्लासिफिकेशन थे, अलग अलग बेसिस लिए गए, तब जाते पता चला कि ये एल्गी के अंदर आना चाहिए, हाँ कि ना। तो ये क्या है? ये एक यूनिसेल्युलर एल्गी है। पर सर फिर आंसर कैसे देंगे? अगर बेंथम एंड हुकर या नेचुरल क्लासिफिकेशन के हिसाब से पूछेगा तो यूनिसेल्युलर एल्गी। अगर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से पूछेगा तो आंसर होगा प्रोटिस्टा। आंसर क्या होगा? प्रोटिस्टा। ठीक है। अब एसिडिक एनवायरनमेंट में भी जी सकते हैं बहुत से, बहुत, ये मैं जो एनवायरनमेंट ले रहा हूँ ये कुछ एक्सट्रीम एनवायरनमेंट का एग्जांपल है, सिर्फ यही एक्सट्रीम एनवायरनमेंट नहीं है, और भी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट धरती में पाए जाते हैं, पर ये कुछ एग्जांपल है। तो इसमें पाए जाने वाले बैक्टीरिया का क्या एग्जांपल ले सकते हैं? थायोबैसिलस ले सकते हैं। एग्जांपल क्या ले सकते हैं? थायोबैसिलस ले सकते हैं, हाँ कि ना। यस सर, थायोबैसिलस ले सकते हैं एग्जांपल। ठीक है। फिर एक और नोट लिखते हैं, एक और नोट लिखते हैं कि जो माइक्रोब्स है वो ह्यूमंस के लाइफ में क्या सिर्फ बुरी चीजें कर ले, जो ऐसे हम लोग ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ा है? नहीं सर, वो फायदा भी करते हैं। इसीलिए तो इस चैप्टर का नाम ह्यूमन वेलफेयर है, कि हम लोग माइक्रोब्स इन यानी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हम लोग माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं, पैथोजेंस के रूप में पढ़ते हैं वहां पे माइक्रोब्स। तो हम लोग के दिमाग में ये ना बैठ जाए कि यार ये तो बस नुकसान पहुंचा लें, इसीलिए तो ये चैप्टर बनाया गया है कि ये हम लोग तो नुकसान नहीं, फायदा भी पहुंचाते हैं, तो इनसे एकदम हेट नहीं करना है, हाँ कि ना। ये सर। तो माइक्रोब्स का जो कैसा इम्पैक्ट लेता है? माइक्रोब्स का इम्पैक्ट जो है वो हार्मफुल भी लेता है। वो क्या लेता है? हार्मफुल भी लेता है। माइक्रोब्स का इम्पैक्ट हार्मफुल भी लेता है, प्लस वो भी लेता है वेलफेयर में भी लेता है, प्लस वेलफेयर में भी लेता है। अब ह्यूमन वेलफेयर के लिए एक टर्म यूज करते हैं, ह्यूमन थेरापेटिक्स। कौन सा टर्म? ह्यूमन थेरापेटिक्स। तो वो शब्द भी एग्जाम में दिख सकता है, तो ह्यूमन वेलफेयर से टर्म क्या यूज किया जाता है? ह्यूमन थेरापेटिक्स।
ह्यूमन थेराप्यूटिक्स, हाँ कि ना? यस सर। तो ह्यूमन थेराप्यूटिक्स, मैं शब्द को लिख दे रहा हूँ, ह्यूमन थेराप्यूटिक्स, ह्यूमन थेराप्यूटिक्स। यस सर। ठीक है। तो सर चलो बात करते हैं ह्यूमन थेराप्यूटिक्स की, ह्यूमन के ये कहाँ पे फायदे में आ रहे हैं। तो ये हम लोग बोल सकते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, हम लोग तो माइक्रोब्स कहाँ काम में आ रहे हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हम लोग 5 जगह देखेंगे जहाँ पे जो माइक्रोब्स है वो हमारे काम में आ रहे हैं, वहां पे माइक्रोब्स हमारे काम में आ रहे हैं। मतलब 5 ऐसी जगह देखेंगे जहाँ पे वो काम आ रहे हैं। पहला तो घर से ही चालू करते हैं हमारे, अगर हमारे घर में ही हमारे फायदे में आ रहे हैं तो हम लोग बाहर क्यों जाए। सबसे पहले घर से ही चालू करते हैं, मतलब सबसे पहले हाउस होल्ड प्रोडक्ट से ही चालू करते हैं, सबसे पहले हाउस होल्ड प्रोडक्ट से ही चालू करते हैं। तो सर हाउस होल्ड प्रोडक्ट मतलब कैसे, हाउस होल्ड में कहाँ मदद कर रहे हैं? तो थोड़ा सा सोचो, अभी नीट 2025 दिया होगा अगर आपने, या अगले साल दोगे, तो मम्मी जो है, माँ जो है, वो क्या खिलाते भेजेंगी एग्जाम से पहले? दही और यानी दही चीनी। अब दही चीनी में जो दही है वो कैसे बन रही है? अरे वो भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके बन रही है। तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। फिर अगर हम लोग बर्थडे में केक बनाते होंगे घर में तो देखा होगा, या बाहर से केक लाते होंगे तो बेकर्स से पूछा होगा कभी, तो वो भी माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं। दूसरी बात, कभी इडली घर में बनाई होगी तो जानते होगे, कभी वो बनाया होगा ताते हैं ढोकला, उसमें भी यूज हो जाता है, हाँ कि ना? तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में बहुत सी चीजों में यूज होता है। फिर दूसरा इंडस्ट्री, अरे फिर ये काम के, अगर हमारे काम में हमारी बिजनेस में फायदा हो जाए तो क्या ही मजेदार है ना। तो ह्यूमन जो देश है वो इंडस्ट्रीज पे ही टिका हुआ है। कोई भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो इंडस्ट्रीज पे ही टिकी हुई रहती है, क्योंकि जो एट दी एंड गवर्नमेंट के पास पैसा आना है वो आएगा कहाँ से? इंडस्ट्रीज से आएगा। प्राइवेट इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं, पर लोग समझते वो नहीं है, प्राइवेट इंडस्ट्री तो गाली बकेंगी चाहे गवर्नमेंट इंडस्ट्री में कितना भी करप्शन हो जाए, हाँ कि ना? जबकि प्राइवेट इंडस्ट्री में हमेशा, जिस कंट्री में प्राइवेट इंडस्ट्री रहती है उस कंट्री में इकोनॉमी अच्छी रहती है, जिस कंट्री में अच्छी खासी प्राइवेट इंडस्ट्री रहती है उस जगह की इकोनॉमी अच्छी रहती है। फिर लोगों वही सोचते थे यार, वो तो फिर अपना फायदे का देखेगा। यार तू कौन सा अपना बिना कोई फायदे का काम कर रहा है? तू देश के लिए कुछ कर नहीं रहा है, वो एटलीस्ट बना तो ले, देश की टैक्सेस में कंट्रीब्यूट कर ले। चलो वापस आओ, वो सब टॉपिक में नहीं जाना। तो हमारी इंडस्ट्रीज में फायदा कर रही हैं, हाँ कि ना? हमारी इकोनॉमी में फिर फायदा होगा। फिर बायो एक्टिव एजेंट की तरह, बायो एक्टिव एजेंट की तरह, ये एंजाइम की तरह बहुत सी केमिकल तो बनाने के लिए, बहुत से केमिकल्स, बहुत से चाहते थे केमिकल रिएक्शन लो तो बाहर लेबोरेटरी में करवाने पड़ते, तो वहाँ पे एंजाइम्स की तरह यूज हो जाते हैं, एंजाइम प्रोड्यूस करने की तरह यूज हो जाते हैं। या जैसे हम लोग ने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड हेरिटेंस में पढ़ा है कि वहाँ पे चाहते थे होस्ट सेल की तरह यूज हो जा रहे हैं। तो बायो एक्टिव या एंजाइम की तरह, बायो एंजाइम की तरह, हाँ कि ना? ये एंजाइम है, ए नहीं है, ये ई है, ई, सॉरी। ठीक है, ये ई है, एंजाइम की तरह यूज हो जा रहे हैं। या बायो फर्टिलाइजर्स की तरह, बायो फर्टिलाइजर्स बनाने में काम आते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज हो जाते हैं, हाँ कि ना? तो बायो फर्टिलाइजर्स की तरह कैसे यूज होते हैं? हम लोग ने नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा, फर्टिलाइजर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन रहता है। तो अगर ये नाइट्रोजन नेचुरली फिक्स कर देंगे तो हमें केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत ही नहीं, तो ये बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज हो सकते हैं। एंड बायो कंट्रोल एजेंट की तरह, मतलब कि बायो कुछ चीज को कंट्रोल करने में काम आएंगे, वो हम लोग आगे बढ़ेंगे कौन सी चीज है जिसे ये कंट्रोल करने में मदद कर रहे हैं, हाँ कि ना? बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम आ सकते हैं। फिर बायोगैस प्रोडक्शन या गोबर गैस बोल सकते हो, इसमें हम लोग जानते ही हैं कि इसमें बचपन से इसे पलते हुए आए हैं, ईवीएस में पलते हुए आए हैं, साइंस में ही पलते हुए आए हैं, हाँ कि ना? तो बायोगैस प्रोडक्शन में ये काम आ सकते हैं, बायोगैस प्रोडक्शन में ये काम आ सकते हैं, हाँ कि ना? यस सर, बायोगैस प्रोडक्शन में ये काम आ सकते हैं। तो क्या पढ़ा हम लोग ने?
कि 5 जगह हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला है हाउस होल्ड प्रोडक्ट, दूसरा है इंडस्ट्री, तीसरा है बायो एक्टिव एंजाइम, या चौथा है बायो फर्टिलाइजर या बायो एक्टिव एजेंट, फिर पांचवा है बायोगैस प्रोडक्शन। तो अगर थोड़ा सा ओवरव्यू दूं तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कैसे यूज होगा, कर्ड में यूज हो सकता है, इडली में यूज हो सकता है, चीज बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, उसमें यूज हो सकता है, हाँ कि ना, तोली बनाई जाती है, ठीक है। फिर अगर मैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में बात कर लूँ तो जैसे बेवरेजेस बनाए जाते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाई जाती है, उनमें यूज होता है। तो क्या वो भी इंडस्ट्री प्रोडक्ट नहीं है, वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, तो उनमें तो यूज हो रहा है। दूसरी बात, एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं, एंटीबायोटिक्स भी तो बैक्टीरिया और फंजाई से ही बनती है नेचुरली। तो वो बैक्टीरिया फंजाई है क्या, माइक्रोब्स, तो उनमें काम आ रही है। कुछ ऑर्गेनिक एसिड बनाने में काम आते हैं इंडस्ट्रीज में, कल्चर मीडिया में ऑर्गेनिक एसिड बनाते हैं, हाँ कि ना। बायो एंजाइम की तरह यूज हो सकते हैं, जैसे हमें को बहुत सी चीजों के लिए, हमारे बहुत से कामों के लिए एंजाइम्स की जरूरत रहती है। तो वो एंजाइम बनाएगा कौन, एट दी एंड कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाएगा। और किस लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव करना आसान है, माइक्रोब से डिराइव करना आसान है। जैसे लाइपेज बनाएगा, वो डिटर्जेंट में यूज हो जाता है। तो दाग लगते हैं कपड़े में, ज्यादातर ऑयल स्टेन लगते हैं, तो ऑयल क्या रहता है, फैट के फॉर्म में रहता है, लिपिड के फॉर्म में। तो उसे ऑयल लाइपेज यूज हो जाता है, डाइजेस्ट करने में मदद कर देता है उस स्टेन को, ठीक है। फिर होती है इसके फॉर्म में यूज होता है, वो पढ़ेंगे कैसे यूज होता है। फिर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल की तरह यूज हो सकता है, बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज हो सकता है, मतलब हमारे जो क्लॉथ्स हैं या जो हमारी फूड हैं उसे नुकसान पहुंचा ले, उन ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल रखने में यूज हो सकता है। बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज हो सकता है, जैसे मैंने बताया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सल्फर फिक्सिंग बैक्टीरिया, इन सब की तरह यूज होता है, हाँ कि ना। या ब्लू ग्रीन एलगी बोल सकते हो। फिर बायोगैस प्रोडक्शन में यूज हो जाता है, बायोगैस प्रोडक्शन के साथ साथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी यूज हो जाता है। मतलब जो नाली से कचरा जाता है उसे डायरेक्टली तो किसी लिवर लेवल में डंप कर नहीं सकते, तो वो बहुत ज्यादा नुकसानदायी रहता है, तो उसमें यूज हो जाते हैं, उस वाटर को क्लीन करने में यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो लेक्चर था ये आधे घंटे का लिप का था, तो इसमें हम लोगों ने बेसिक पढ़ा। अब कल जो है, अब जो अगला लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 2, उसमें हम लोग हाउस होल्ड पदार्थ, इंडस्ट्रीज और बायो एक्टिव एंजाइम कलिप खत्म कर देंगे। फिर हम लोग तीसरे लेक्चर में बायो फर्टिलाइजर और बायो एजेंट कर लेंगे, और चौथे लेक्चर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और बायोगैस प्रोडक्शन, ठीक है। तो ऐसी कलिप प्लानिंग रहेगी, ठीक है। तो अब मिलते हैं कल। हर हर महादेव, जय खाटू श्याम।